crumbling of my bones. तो मूवी की शुरुआत अंटार्कटिक ओशन से हुआ। जिस टाइम सर्दी का मौसम चल रहा था, एक बहुत ही बड़ा शिप जमे हुए समुंदर के अंदर फंस चुका था। कैप्टन हर मुमकिन कोशिश किए जा रहे थे कि वो इस जगह से अपने शिप को और अपने सभी के सभी पैसेंजर्स को सेफली इस इलाके से निकाल दे, लेकिन ठंड बढ़ती चली जा रही थी और यहाँ जिंदा रहना पॉसिबल नहीं रहा था। ऐसे ही इन्हें बर्फानी तूफानी रात में किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। दरअसल वो मदद को गुहार लगाए जा रहा था। कैप्टन अपने कुछ आदमियों के साथ उसकी मदद के लिए यहाँ आ गए। तब उस आदमी ने कहा कि प्लीज यहाँ से मुझे लेकर चलो या फिर मुझे यहीं पर मार दो, मुझे तड़पने के लिए मत छोड़ना। उसकी हालत पर दया दिखाते हुए कैप्टन उसे अपने शिप के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा करते ही इस शिप के पास एक मॉन्स्टर आ गया जो असल में उस आदमी के पीछे पड़ा हुआ था और उसी से बचने के लिए यह आदमी इनसे मदद मांग रहा था। इस टाइम उस मॉन्स्टर को आदमी की तरह खड़ा होता हुआ दिखाया जाता है और आते ही यह मॉन्स्टर इस शिप के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। सभी उससे लड़ने में जी जान लगा देते हैं, लेकिन कोई उससे जीत नहीं पाता। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखते हुए एक सोल्जर कोई अजीब सी गन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी नहीं मरता, बस इस शिप से नीचे गिर जाता है। गुस्से में आकर यह मॉन्स्टर अब इनके शिप को जोर जोर से हिलाने लग गया था, जिससे शिप के अंदर काफी तोड़ फोड़ होने लग चुकी थी और लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। यह देखते हुए ऊपर से कैप्टन अपने पास वाली बर्फ पर उसी गन से फायर करते हैं, जिससे उसके आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उस ठंडे बर्फीले पानी में दफन हो जाता है। इन लोगों को लगा कि वो मॉन्स्टर मर चुका होगा, मगर ऐसा नहीं था। खैर, अब सुबह भी हो जाती है और कैप्टन उसी आदमी के पास आते हैं जिसकी रात उन्होंने मदद की हुई थी। कैप्टन पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा हुआ था। यह सवाल सुनते ही वो आदमी अपनी कहानी के बारे में सुनाने लग जाता है और सीन पास्ट में चली जाती है। हम उस आदमी विक्टर का बचपन देख पाते हैं, जो इस टाइम वो 12 साल का है। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और वो चाहते थे कि विक्टर भी एक साइंटिस्ट बने, एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बने। साथ ही साथ अपने डैड के बहुत ही कड़ी मेहनतों के बाद साइंटिस्ट बन भी गया था, जो कि अभी भी उसकी छोटी ही उम्र थी, लेकिन उनकी साइंस का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब विक्टर ने यह देखा कि वो अपनी मॉम को ही नहीं बचा पाया, तो वो अपने डैड पर गुस्सा हुआ कि क्या फायदा ऐसी साइंस का जिसकी वजह से हम अपने मॉम को ही नहीं बचा पाए। उसके डैड उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है और यहाँ से विक्टर की लाइफ का एक नया सफर शुरू हो जाता है। उसने ठान लिया था कि वो कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लेगा जिससे वो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकेगा, कि ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ ही लेगा जो उसके डैड को बिल्कुल भी नहीं पता। सीन कट होकर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ था, वो दोबारा उस पानी से निकलकर बाहर आ जाता है। हैरानी की बात तो ये था कि इतने ठंडे पानी में रहने के बावजूद भी उसे एक छींक तक नहीं आई हुई थी। उसको दिखाते ही दोबारा से सीन को पास्ट में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, जहाँ पर विक्टर अपनी कहानी सुना रहा था। विक्टर अपने सोच पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने की तरीके ढूंढता रहा। सालों गुजरने के बाद जब विक्टर 30 साल का हुआ, तो फाइनली उसने बिजली के जरिए इंसानों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसान को जिंदा करने का तरीका ढूंढ ही निकाला। अपने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग के अंदर चला गया। वहाँ उसने सबको दिखाया कि उसने एक आधे इंसान को एक मशीन के जरिए जिंदा कर दिया था। यह देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विक्टर किसी इंसान को इस तरह से जिंदा करके गॉड को चैलेंज देना चाह रहा है और अपने आप को गॉड समझ रहा है। सभी के सभी विक्टर को बुरा भला कहने लग जाते हैं और फौरन उसे यह अपना एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन विक्टर अपने उस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं करता और अपने बनाए गए ह्यूमनॉइड की तरफ बढ़ के बॉल फेंकता है। वो ह्यूमनॉइड उसके फेंके हुए बॉल को कैच भी कर लिया था और बोलता भी है। यह देखने के बाद तो सभी लोग डर जाते हैं और फौरन से विक्टर को यहाँ से चले जाने को कहते हैं। कोई भी उसके ऐसी एक्सपेरिमेंट्स पर पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। इस टाइम तो यहाँ से विक्टर चला गया और उसका बनाया गया क्रिएचर दर्द में तड़पता रहा। कुछ लोगों ने तो उसकी रिसर्च और कामयाबी से इसलिए मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि विक्टर की रिसर्च के बारे में लोगों को पता चल गया तो फिर कोई मरेगा ही नहीं और यह दुनिया ज्यादा इंसानों से भर जाएगी। उदास हुआ विक्टर यहाँ से चला जाता है और फिर विक्टर को एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन ने बुलाया। असल में मैटर यह था कि इस बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत था, बिजनेस बहुत था, लेकिन उसकी अपनी ही जिंदगी बहुत ही कम बच गई थी। वो सालों से ही कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके और अपनी लाइफ को बढ़ा सके। और अब विक्टर को देखते हुए उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकर उसके अंदर भी उम्मीद जाग उठी थी कि अब वो भी अपनी जिंदगी जी सकता है। वो बिजनेसमैन विक्टर से कहता है
तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो जो चीजें चाहिए, दुनिया के जिस भी कोने से चाहिए, मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। बस तुम लैब बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट को पूरा करो ताकि बाद में तुम मेरी जान बचा सको। विक्टर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो अपने भाई विलियम के घर जाता है उसे यह खुशखबरी देने के लिए कि वो अपनी एक लैब बनाने वाला है। उसका भाई भी उसकी इस कामयाबी पर खुश हो जाता है और यहीं पर विक्टर की मुलाकात एलिजाबेथ से हो गया, जो कि विलियम की वाइफ थी। एलिजाबेथ विक्टर को समझाने लग गई कि साइंस और गॉड के बीच के लाइन खींची गई है। तुम साइंस के जरिए बस अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करना, कभी भी अपने आप को गॉड मत समझना। खैर, विक्टर अब बहुत ही दूर एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जान ना पाता। इस महल को धीरे धीरे अपने लैब में बदल कर रख देता है और चांदी के 2 बड़े बड़े एंटीनास भी मंगवाता है। वो जानता था कि एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ही ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ने वाली थी और इतनी बिजली इस टाइम पर कोई बना भी नहीं सकता था। और इंसान को पूरी तरह से जिंदा करने के लिए उसने आसमानी बिजली की इस्तेमाल में लेने के लिए सोचा था और यह चांदी के एंटीनास आसमानी बिजली को इकट्ठा करके उसके एक्सपेरिमेंट्स को पूरा कर दे और उसके जरिए इंसान को जिंदा कर देते। विलियम, उसकी वाइफ, जो कि वो उस बड़े बिजनेसमैन की भतीजी थी, वो भी विक्टर का साथ देते थे। उन्होंने ही मिलकर विक्टर के साथ मिलकर यह लैब कंप्लीट करवाए हुए थे। लैब के बनने के बाद विक्टर ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, मरे हुए इंसान को पूरी तरह से जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब नहीं हो पाया। तब एलिजाबेथ ने उसे कहा कि ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल शुरू से शुरू करो, अपने ऊपर गौर करो, जैसे तुम हो वैसा ही तुम उसे बनाओ। विक्टर एलिजाबेथ की बात को समझ चुका था और उसने अपना एक्सपेरिमेंट्स नए तरीके से शुरू किया। उसने अपने बॉडी के मूवमेंट्स पर ध्यान देते हुए अपने बनाए ह्यूमनॉइड को उसने स्केलेटन्स और मांस को कुछ तारों से जोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अपने हाथ पैर को हिला सकता था, चल सकता था। उसने उस क्रिएचर के पूरे बॉडी के अंदर तारे बिछा दिए। उसका स्ट्रक्चर को पूरा करने के बाद विक्टर को अब जरूरत थी तो वो था उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स को लगाना। अब वो विक्टर कहाँ से अरेंज कर पाता? उसी टाइम में जंग भी चल रही थी। वो जंग के मैदान से बहुत सारे डेड बॉडीज को उठाकर लाया और उन्हीं डेड बॉडीज के ऑर्गन्स को निकालते हुए उसने बिल्कुल उसी तरह अपने ह्यूमनॉइड के अंदर ऑर्गन्स लगा दिए जैसे एक इंसान के अंदर लगे होते हैं। इस ह्यूमनॉइड को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा भयानक था। विक्टर ने एक एक डेड बॉडी को काटा था सही ऑर्गन्स को ढूंढने के लिए। इस ह्यूमनॉइड के अंदर उसने किसी की आंख तो किसी की नाक लगाया हुआ था। आखिर में जब वो अपने पूरे बॉडी को पूरा कर लेता है तो वो इसका नाम फ्रैंकनस्टाइन रखता है। इस बॉडी के दिल को वो एक पावर मशीन के साथ जोड़ देता है जो बिजली के जरिए उसके दिल को जिंदा कर देती। बॉडी बनाने के बाद उसे इंतजार था तो बस एक गरजती हुई तूफान। जब आसमानी बिजली उसके चांदी के एंटीनास पर गिरती तो वो एंटीनास इस ह्यूमनॉइड को जिंदा कर देते। एक दिन ऐसे ही तूफान आ भी जाता है। विक्टर को लगने लगा कि आज उसका एक्सपेरिमेंट्स पूरा हो जाएगा और उसी दिन वो बिजनेसमैन जिसने यह पूरा एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ था वो भी विक्टर के पास आ जाता है। विक्टर उससे पूछने लग गया, देखो आज एक्सपेरिमेंट्स पूरा हो जाएगा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आदमी कहने लगा, मैं और भी क्या आखिर चाहूंगा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भी इस बॉडी की तरह ही जिंदा कर देना और अगर तुमने मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मेरा दिल और दिमाग इस बॉडी में डाल देना। यह सुनने के बाद विक्टर कहने लगा कि नहीं, मैं अपने बॉडी के साथ और भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को काफी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही लड़ाई में वो बिजनेसमैन भी नीचे गिर गया और मारा जाता है। आसमानी बिजली भी उन टॉवर्स पर गिर जाती है जो विक्टर ने बना रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी विक्टर ने देखा कि उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम था। वो ह्यूमनॉइड यानी फ्रैंकनस्टाइन जिंदा नहीं हुआ था। विक्टर अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी, इसीलिए अब वो थक कर सो जाता है। सुबह जब उसने उठा तब उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। देखता है कि फ्रैंकनस्टाइन ठीक उसके सामने खड़ा हुआ है और वो चल सकता था। पट्टियों में बंधी हुई अपने बनाए गए ह्यूमन को देखकर वो खुद ही डर जाता है। उसकी चाल चलन बहुत ही ज्यादा अजीब थी। जाहिर सी बात थी कि यह एक नॉर्मल इंसान तो था नहीं। तारों से जुड़े हुए क्रिएचर के चाल चलन ऐसी ही होती है। वैसे भी इसकी शरीर के बॉडी पार्ट्स तो किसी अलग अलग इंसान का था। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ यह क्रिएचर काफी भयानक दिख रहा था। विक्टर को खुद भी फ्रैंकनस्टाइन से काफी डर लगता था, इसीलिए उसने फ्रैंकनस्टाइन को एक खुफिया तहखाने में बंद कर दिया। यहाँ पर
पर विक्टर ने नोटिस किया हुआ था कि इस ह्यूमनाइड की दिमाग बिल्कुल एक जन्म लिए बच्चे के बराबर है। विक्टर अब उसे बोलने के लिए सिखाने लग गया और उसे अपना ही नाम रख दिया। उसके सामने आकर कहने लग गया कि आई एम विक्टर, मैं विक्टर हूँ। और फ्रैंकनस्टाइन उसी अंदाज में मगर अपने बहुत ही भयानक आवाज में बोलता है। हर गुजरते हुए दिनों में विक्टर उसे आम इंसानों वाली लाइफ सिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन विक्टर एक बात भूल गया कि दिमागी तौर पर फ्रैंकनस्टाइन एक बच्चा है और उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना था। कुछ दिन गुजरते ही विलियम अपनी वाइफ एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मिलने के लिए आते हैं और उसके आने पर विक्टर घबरा जाता है। विक्टर एलिजाबेथ के अंकल को मार चुका था। अभी वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी एलिजाबेथ को तहखाने से कुछ आवाज आते हैं। यहाँ जब वो जाती है तो उसका सामना फ्रैंकनस्टाइन से हो जाता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी और विक्टर की कामयाबी पर खुश भी थी। फ्रैंकनस्टाइन को देखकर वो कहने लग गई कि तुम तो बहुत ही बड़े हो। और यहाँ पर फ्रैंकनस्टाइन उससे उसका नाम पूछने लग गया और एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है। एलिजाबेथ भी अब फ्रैंकनस्टाइन को चीजें सिखाने लग चुकी थी। वो उसे 3 नाम बताया हुआ था, पानी, हवा और आग। विक्टर जब यह नोटिस करता है कि फ्रैंकनस्टाइन उसकी सिखाई हुई बातें नहीं समझ रहा बल्कि वहीं एलिजाबेथ के सिखाई हुई बातें समझ रहा है, क्योंकि वो बच्चों के लेवल पर आकर उसे समझा रही थी, जो विक्टर को थोड़ी सी जेलेशी फील होती है। इसी गुस्से में वो अपने भाई विलियम के पास जाता है और उसे कहने लगा कि तुम फौरन से एलिजाबेथ को यहाँ से लेकर चले जाओ। जो क्रिएचर मैंने बनाया हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। उसी ने एलिजाबेथ के अंकल को मार दिया है। वो विलियम को एलिजाबेथ के अंकल की लाश भी दिखाया था और कहने लगा कि तुम्हें अपनी और अपनी वाइफ की जान प्यारी है, तो आज ही और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और मैं अपने इस क्रिएचर को भी यहीं पर खत्म कर दूंगा। विलियम भी विक्टर की बात मानते हुए एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और उनके निकलते ही विक्टर इस पूरे महल के अंदर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा महल ब्लास्ट हो जाता है और विक्टर भी ब्लास्ट में उड़ता हुआ बाहर फेंका जाता है। उसकी टांग इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी कि पूरी तरह से टूट गई थी और अब कुछ व्हील के साथ ही उसकी पैर जुड़ी हुई थी। विक्टर की हालात को देखते हुए विलियम परेशान हो जाता है और उसे भी अपने और अपने एलिजाबेथ के साथ लेकर शहर चला जाता है। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर मूवी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां प्रेजेंट में हमें दिखाया गया था कि फ्रैंकनस्टाइन पानी से सुरक्षित तरीके से निकल आया हुआ था और अब अपना बदला लेने के लिए उस शिप के अंदर चला गया था और उसने शिप के कुछ हिस्सों में आग लगाना भी शुरू कर दिया था। अब कैप्टन खुद फ्रैंकनस्टाइन के सामने जाता है और उससे पूछने लग गया कि क्या विक्टर ने, यानी जो तुम्हारे डैड ने कहानी सुनाई हुई थी, वो सच है? क्या तुम सच में इतने खतरनाक हो कि इंसानों को मार देते हो? फ्रैंकनस्टाइन कहता है, नहीं, वो आधी सच्चाई है। मैंने किसी इंसान को कभी नहीं मारा। हाँ, मैं यह जरूर मानता हूँ कि मुझे विक्टर पर गुस्सा आ चुका है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ इस चीज का जो उसने मेरे साथ किया। उसने मुझे जलते हुए महल में छोड़ दिया था। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई और बेसमेंट के रास्ते से होता हुआ बाहर निकल आया। वो रास्ता जंगलों में निकलता था। मैं जंगलों में कई सालों तक भटकता रहा। वो कहता है कि विक्टर ने कभी इस बात का भी ख्याल नहीं किया। मैं दिमागी तौर पर एक बच्चा था। मैं उस दुनिया में कैसे जीता? मैं मुश्किलें सही, जानवर तक मुझे देख डर कर भाग जाते थे। मैं बहुत ही अकेले हो चुका था। जंगल में कुछ शिकारी मुझे देखते थे तो वो फौरन से मुझ पर हमला करने लग जाते थे, क्योंकि वो मुझे शैतान समझते थे। ऐसे ही एक बार कुछ शिकारी उन्हें देख लेते हैं जिनसे वो बचकर भाग नहीं पाता और शिकारी उसे गोलियां मार देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भागता हुआ एक घर के पास आता है और उसमें छुप जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सारे के सारे जख्म अपने आप ही भर चुके थे। फ्रैंकनस्टाइन हैरानी से यह सब कुछ बताए जा रहा था। वो कहने लगा कि फिर मैंने उस घर में देखा। उस घर में काफी सारे लोग रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते रहते थे। मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी भी ऐसी एक फैमिली होनी चाहिए, ऐसे ही लोग होने चाहिए जिनके साथ मैं बात कर सकूं। फ्रैंकनस्टाइन देखता था कि ओल्ड मैन अपने ग्रैंड डॉटर को कुछ पढ़ाया करता था। छुपकर वो सारी बातें समझता था, उनकी लैंग्वेज को सुनता सीखता और उनके बिहेवियर को नोटिस करता था। फ्रैंकनस्टाइन के दिल में भी यह उमंग जागती रहती है कि एक दिन वो भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। वो देखता था कि किस तरह फैमिली के लोग अपने अपने कामों पर जाते हैं और घर घर की जरूरतें पूरी करते हैं। उसने भी घर के लोगों की मदद करने का और उनकी जरूरतें पूरे करने का फैसला किया। कभी वो ढेर सारी लकड़ियों के बंडल तोड़ लाता था, कभी वो हिरन का शिकार करके इनके पास रख देता था। यह फैमिली हैरान तो होती है कि आखिर इनकी मदद कौन कर रहा है। तब
ग्रैंडपा यह कहकर टाल देते हैं कि शायद गॉड हमारी मदद कर रहे हों। खैर, कुछ अरसा गुजरता है और ये फैमिली घर छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन इनके ग्रैंडपा यहीं पर रह जाते हैं। पता चलता है कि ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे, लेकिन वो सुन जरूर सकते थे, और वो हमेशा से यह बात जानते थे कि फ्रैंकनस्टाइन उनके घर रह रहा है। वो फ्रैंकनस्टाइन को एक इंसान ही समझते थे, और वो यह भी जानते थे कि हमेशा से फ्रैंकनस्टाइन ही उनकी मदद किया करता था। उनकी फैमिली के जाने के बाद फ्रैंकनस्टाइन उनके सामने आ जाता है और ओल्ड मैन उसे अपने फैमिली मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जितना अरसे तक फ्रैंकनस्टाइन के साथ रहते हैं, फ्रैंकनस्टाइन को इंसानों की तरह जीना सिखाते हैं, उसे पढ़ना सिखाते हैं और इंसानों वाले सभी काम करना सिखाते हैं। एक दिन फ्रैंकनस्टाइन सब कुछ सीख जाता है और ग्रैंडपा उससे बात कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो? फ्रैंकनस्टाइन यह सवाल सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। ग्रैंडपा उसे समझाने लग गए, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना कि तुम आखिरी बार कहाँ पर थे? फ्रैंकनस्टाइन कहता है कि हाँ, जहाँ से मैं आया हुआ था वो जगह मुझे याद है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। फ्रैंकनस्टाइन को वो समझाते हैं, तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हें अपने लाइफ के बारे में पता चलेगा। उनकी बात को मानते हुए फ्रैंकनस्टाइन उसी लैब के पास आ जाता है जहाँ पर विक्टर ने उसे बनाया हुआ था। यहाँ पर उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है और यह जानकर उसे हैरानी होती है कि वो पैदा नहीं हुआ था बल्कि बनाया गया था, और उसे यहीं से विक्टर का एड्रेस भी मिलता है। और वो सोच लेता है कि वो विक्टर के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसी जैसा एक और क्रिएचर बना दे जिसके साथ वो इस दुनिया में रह सके और सरवाइव कर सके। अपने बारे में जानने के बाद वो फौरन ही ग्रैंडपा के पास जाता है, उन्हें यह खुशखबरी सुनाने के लिए कि उसे अपने बारे में पता चल चुका है। लेकिन वहां जाकर उसे देखने को मिला कि भेड़ियों ने ग्रैंडपा पर हमला कर दिया था और ग्रैंडपा बिल्कुल मरने की हालत में आ चुके थे। यह देखकर वो बिल्कुल टूट गया। उसने ग्रैंडपा से कहा कि आप मर नहीं सकते, आप ही तो इस दुनिया में मेरे अकेले साथी हैं। इन्हीं बातों के दौरान ही यहाँ पर ओल्ड मैन के बेटे आ जाते हैं, जो फ्रैंकनस्टाइन को मॉन्स्टर समझ लेते हैं और पीछे से ही उसके ऊपर शूट कर देते हैं। उनसे बचने के लिए फ्रैंकनस्टाइन भागते हुए बाहर आ गया, लेकिन उसके ऊपर ये इतनी गोलियां चलाते हैं कि आखिर में वो गिर जाता है। इन्हें लगा था कि वो मर गया, पर वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले दिन उसे दोबारा से होश आ गया, लेकिन अब ग्रैंडपा भी वहां नहीं रहे थे। उनके बच्चे यहाँ से लेकर चले जा चुके थे। फ्रैंकनस्टाइन जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था। विक्टर का एड्रेस उसे पहले ही मिल चुका था। सफर तय करते हुए जब वो विक्टर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी कर रहे थे। यह देखने के बाद तो उसे गुस्सा आ गया कि फ्रैंकनस्टाइन अभी अपने दर्द में जिंदगी गुजार रहा है और विक्टर अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। इस गुस्से में आकर वो विक्टर पर हमला करता है और कहने लगा, मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। विक्टर भी उससे कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसी भयानक क्रिएचर को बनाया। मैं तो उसी दिन से पछता रहा हूँ जिस दिन से मैंने तुम जैसे मॉन्स्टर को बना दिए। यहाँ पर फ्रैंकनस्टाइन उसे कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, पर विक्टर उसकी बात नहीं सुन रहा था और उसके ऊपर गोली से हमला करने ही वाला था कि एलिजाबेथ फ्रैंकनस्टाइन के सामने आ जाती है और फ्रैंकनस्टाइन की गोली अपने ऊपर खा लेती है। फ्रैंकनस्टाइन एक बार फिर से टूट गया था, क्योंकि ग्रैंडपा और एलिजाबेथ ही थे जो उसे इंसान समझते थे। दुख में एलिजाबेथ को गोद में उठाए वो पार्टी में से बाहर निकल जाता है। घर पर अपनी वाइफ की मौत की वजह से विलियम भी सदमे में आ चुका था। वो विक्टर से कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि विक्टर उससे माफी भी मांगता रहा, लेकिन फिर भी विलियम उसे अपने घर से निकाल देता है। विक्टर को अब फ्रैंकनस्टाइन पर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसी की वजह से उसके भाई की लाइफ बर्बाद हुआ था। बदला लेने के लिए वो दोबारा फ्रैंकनस्टाइन को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है और गुस्से में जाकर उसकी नाक उतार देता है। विक्टर उससे कहता है, मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। फ्रैंकनस्टाइन भी जवाब दिया कि अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। यह कहकर वो वहां से चला जाता है और ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। काफी सालों तक विक्टर भी फ्रैंकनस्टाइन का पीछा करता रहा। बहुत ही ऐसी मोड़ आई जहां वो फ्रैंकनस्टाइन को मार सकता था। एक दिन फ्रैंकनस्टाइन खुद उसके सामने आ गया और उसने कहा, आखिर क्या है तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए? लाओ, मुझे दो, मैं खुद अपने आप को मारूंगा, लेकिन अगर मैं ना मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर फ्रैंकनस्टाइन के हाथ में एक डायनामाइट पकड़ा देता है, यानी वो बॉम्ब था जिसकी वजह से फ्रैंकनस्टाइन ब्लास्ट हो जाता है, मगर हमेशा की तरह मरता नहीं और कुछ अरसे बाद जिंदा हो जाता है। और इसके बाद से ही अब वो विक्टर को मारने के लिए उसके पीछे
पीछे पड़ चुका था, क्योंकि अब अपने कहे के मुताबिक उसने विक्टर को मारना था। वो जब विक्टर को टॉर्चर कर रहा था, यानी जब वो उसे मार रहा था, तभी तो विक्टर ने मदद के लिए कैप्टन और उसके लोगों को बुलाया हुआ था। यह वही सीन था जो हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। प्रेजेंट सीन में फ्रैंकनस्टाइन ही कैप्टन और विक्टर को यह सारी कहानी सुना रहा था। वो विक्टर से कहता है, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, दिल से आपको मारना भी नहीं चाहता था, बस शुरू में मैं तो बस इतना ही चाहता था कि आपको ढूंढूं और आपसे कहूं कि मेरे जैसा एक और बना दो जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकूं। उसकी यह बात सुनकर विक्टर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो फ्रैंकनस्टाइन से माफी मांगने लग गया कि मैंने तुम्हें ही नहीं जान पाया जिसे मैंने खुद बनाया था। विक्टर की हालात काफी खराब थी, वो मरने के करीब पहुंच चुका था, मगर मरने से पहले वो फ्रैंकनस्टाइन को कहकर जाता है कि तुम्हें मेरी जगह पर जीना होगा और प्लीज मुझे माफ कर दो। फ्रैंकनस्टाइन भी यहाँ पर विक्टर को माफ भी कर देता है और उसकी इस एंडिंग को देखते हुए सभी के सभी रोने लग जाते हैं। आखिर फ्रैंकनस्टाइन शिप से उतर जाता है और उनकी इस शिप को इस बर्फानी जगहों से आजाद करवाते हुए समुंदर में भी भेज देता है। सभी लोग इस तरह से आजाद हो जाते हैं। यहाँ से जाते हुए सभी फ्रैंकनस्टाइन की तरफ हाथ हिलाते हैं। फ्रैंकनस्टाइन इंसानों को एक बार फिर से अपने से दूर जाता हुआ देखकर काफी दुखी हो चुका था, पर अब उसने यह ठान ली थी कि वो यह जिंदगी अकेले ही गुजारेगा। और इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।